साथ गुरुदेव है तो दूसरी बाजू हमारे तरह आचार्य जी है। दोनों जब साथ में होते तो मैं ज़रूर कहूँगा कि चाहे देश और दुनिया की कोई भी बड़ी समस्या हो और साथ में अगर हमारे साथ गवर्नर साहब है तो हर एक समस्या का समाधान ज़रूर मिल सकता है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं पिछले तकरीबन 12 से 13 साल तक मेरे करियर के अंदर जब जब मुझे मार्गदर्शन चाहिए मैं आचार्य जी के जीवन से हमेशा मार्गदर्शन लेता रहा हूँ। बी इट यूनाइटेड नेशंस की असेंबली हो या कैलिफोर्निया असेंबली हो या फिर यूनाइटेड नेशंस हो, बी इट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो या इंडिया के कोई भी सेंसिटिव इश्यूज़ हो, आचार्य जी ने हमेशा हर एक इश्यूज़ को पर्सनलाइज लेवल पर इनिशियली से लेके एग्जीक्यूशन तक कहाँ पर कितना सपोर्ट दे सके उसके रेफरेंस में उन्होंने सबसे बोल्ड स्टेप लिए हुए हैं। ज़रा समय ना लेते हुए मैं आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी से निवेदन करूंगा कि आज आपके वर्ड से हमें भी संबोधित करें। लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी। अध्यात्म साधना के सुमेरु, अध्यात्म साधना के शिखर पुरुष, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, मंच के मध्य में विराजित सादा जीवन उच्च विचार के प्रतीक पुरुष, विद्वता और विनम्रता की जिनमें पराकाष्ठा मौजूद है, ऐसे कर्नाटक के प्रथम नागरिक श्री थावरचंद गहलोत जी, विश्व शांति केंद्र के योजना के चेयरमैन भाई अभय श्री श्रीमाल जी, रिसेप्शन कमेटी के प्रेसिडेंट भाई गोपाल कृष्णन जी, जीतो के जोनल चेयरमैन भाई नरेंद्र सिंह सामर जी, राजेंद्र जी, हमारे दर्शक हाथी जी, आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान के सभी पदाधिकारी और देश और दुनिया से आए हुए प्रतिनिधिगण और गुरुदेव की अनुकंपा से लगभग 156 देशों में जो लाइव कार्यक्रम जा रहा है और सभी उन देशों से जुड़े हुए दर्शकों को मैं इस अवसर पर, जब कार्यक्रम में पूज्य गुरुदेव का सानिध्य हो, अभी मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया और श्रद्धा और आस्था के कारण अतिशोक्तिपूर्ण भी बहुत कुछ कहा गया, पर बंधुओं और बहनों सच्चाई यह है कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी अगर कहीं से प्रेरणा मिलती है तो ऐसे महान पुरुषों से प्रेरणा मिलती है। जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का, भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाया है, परचम फहराया है। और ऐसे के अंदर मैं समझता हूं ऐसे महापुरुषों को अगर नोबेल प्राइज भी उनके लिए न्योछावर किया जाए तो वो बहुत फीका है, पुरस्कार स्वयं सम्मानित होगा। आज के कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर विषय, आज विश्व के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट चेंज की, जलवायु परिवर्तन की एक समस्या है, हिंसा और आतंकवाद की एक दूसरी समस्या है। इस दुनिया के अंदर दो दुनियाएं बनी हुई है, एक अमीर की दुनिया, एक गरीब की दुनिया। ये असमानता, ये गरीबी, ये भूखमरी एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस युग के अंदर कोरोना जैसी एक और नई समस्या हमारे सामने उपस्थित हुई है। किंतु मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं रही, अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि ऐसी तमाम समस्याओं का समाधान अगर एक जगह कहीं पर मौजूद है वो भगवान महावीर के दर्शन में मौजूद है और मुझे वो विरासत में मिला, ये मेरा सौभाग्य है। आज मैं अगर तालिबान अफगानिस्तान की चर्चा करूं, अन्य देशों की चर्चा करूं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या है, महामहिम में निवेदन करना चाहूंगा, वैचारिक प्रदूषण उससे कम समस्या नहीं है, उससे अधिक खतरनाक समस्या है। और आजकल हम इंटरनेट के युग में देखते हैं, मोबाइल खोलते ही जिस तरह से नफरत की आंधी, घृणा की बातें, मैं अनेक बार कहता हूं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करते हैं। आप केंद्रीय मंत्री के रूप में अनेक पदों पर रहे जिसमें
यहाँ आने से पूर्व आप सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ मंत्री के साथ साथ राज्यसभा में सदन के नेता थे। उस नाते आप ज्यादा जानते हैं कि गली का कचरा तो फिर भी साफ हो जाएगा, किंतु ये दिमागों में भेजा हुआ नफरत और घृणा का कचरा साफ करने के अंदर पीढ़ियां गुजर जाती है। और ऐसे के अंदर पूज्य गुरुदेव ने जिस शादवाद की बात कही, जिसे अनेकांत दर्शन कहें, मैं समझता हूं इस मंच पर एक ऐसा उदाहरण है। भला एक जैन मुनि की षष्ठी पूर्ति का प्रोग्राम क्या लेना देना है आर्ट ऑफ लिविंग के इस केंद्र के अंदर इस तरह से, इस उमंग से, इस उत्साह से, इस भावना से? ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने भेद विज्ञान की अनुभूति की है, जो अध्यात्म के हिमालय और शिखर पर पहुंचा है। अगर हमें वैचारिक प्रदूषण से मुक्ति पानी है तो मैं समझता हूं गुरुदेव ने जो रास्ता दिखाया, हम अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्मों का भी आदर और सम्मान करना सीखें। यही अनेकांत दर्शन है, यहीं से अहिंसा का शुभारंभ होता है। अपेक्षा है हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करें, हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, लोकतंत्र में तो मतभेद को विकास का माध्यम माना गया है, किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करता है तब समस्याएं उत्पन्न होती है। और ऐसी समस्याओं का भी, वैश्विक समस्याओं का भी पूज्य गुरुदेव ने अपने सानिध्य के अंदर दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों को साथ बिठा करके, जैसे आज हमारे बीच माननीय राज्यपाल जी बीच में बैठे हुए हैं, ऐसे बिठा करके इस तरह के समझौते कराए और हिंसा की वर्षों की चली आ रही समस्याओं का समाधान किया। निश्चित रूप से आज जब उनके सानिध्य में चर्चा हो रही है और ऐसे माननीय राज्यपाल जी, मैं वो मेरे बीच में सामने उपस्थित है केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं, मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी अनेक बार कहा करते थे कि यूं तो आदमी कहीं भी फिसल सकता है, किंतु बाथरूम में फिसलने की संभावना ज्यादा रहती है। यूं तो व्यक्ति कहीं पर भी बिगड़ सकता है, किंतु सत्ता के शिखर पर पहुंच करके उस कोटड़ी से जो है बेदाग बाहर आ जाना, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। एक ऐसा कर्नाटक को राज्यपाल मिला है जिन्होंने ज्यों की त्यों धरदीनी रे चदरिया की तर्ज पर यहाँ राज्यपाल बनकर के आए हैं। इतने वरिष्ठ पदों के रहने, मैं इसलिए कह रहा हूं, जैन मोहल्ले में रहते हैं। इनकी धर्मपत्नी जी अठाई के गीत गाती हैं, भिक्षा करवाती हैं, तेले की तपस्या को जानती हैं, पर्युषण पर्व को जानती हैं। और मैं आपको बताना चाहूं कि इतने पदों पर रहने वाले कर्नाटक वाले शायद विश्वास ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी खाने होती है, ये अपना ठीक से घर नहीं बना पाए हैं अभी तक। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इसलिए गुरुदेव आपके सानिध्य में एक ऐसे व्यक्तित्व का चयन किया, और ऐसा तपा तपाया व्यक्तित्व जब कोई बात कहता है उस बात का असर गले से वो दिल तक जाती है। मैं अधिक लंबा समय इसलिए भी नहीं लूंगा क्योंकि बाद में माननीय श्री को पूज्य गुरुदेव के हमारे साथ अलग से भी एक थोड़ी सी देर की चर्चा है। मैं इस समय लंबा अवसर नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा कि पूज्य गुरुदेव आपने जो विशालता दिखाई, जो हृदय की सहृदयता दिखाई, और आपने एक जैन साधु की षष्ठी पूर्ति के लिए जिस तरह से, मैं इशारों में माननीय राज्यपाल से ये तो अवश्य कहूंगा कि जैन समुदाय वो समुदाय है जो रेवेन्यू चुकाने में सबसे आगे रहता है, जो अहिंसक और शांति प्रिय समाज है, जो लोक कल्याणकारी कार्यों में भी आगे रहता है। किंतु जब मैं उनकी तारीफ करता हूं तो मेरा यह भी दायित्व बनता है कि कहीं कहीं मैं उन्हें इशारा भी करूं। आप इस आर्ट ऑफ लिविंग के सैकड़ों एकड़ के मैदान में घूम घूम के देख लेना, कहीं पर किसी का आपको नाम लिखा नहीं मिलेगा। हमें अच्छी चीज जहां से मिले वो ग्रहण करनी चाहिए। आप देखने जाते हो अक्षरधाम को, फोटो भी खिंचाते हो, अक्षरधाम में किसी का नाम पत्र लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप स्वर्ण मंदिर जाते हो, वहां पर भी देखते हो बड़े से बड़ा व्यक्ति जो है बूट पॉलिश कर रहा है, सेवा कर रहा है, लंगर में सेवा दे रहा है। तो जो अच्छी बात है वो हम आत्मसात करना सीखें, और अगर ऐसा करेंगे स्वस्थ समाज की संरचना होगी, हमारी दुनिया और खूबसूरत बनेगी। और पूज्य गुरुदेव का तो ऐसा है कि हम इनकी बात तो टाल नहीं सकते। अब उन्होंने कह दिया, और मेरा यह मानना है कि भगवान की इन पर ऐसी कृपा है, इनको वचन सिद्धि है। ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हो गया।
और अब मैं आगे बोल नहीं करूँगा। एक बार मैं आया दिल्ली, ये कार्यक्रम दिल्ली में तय हुआ था, तो गुरुदेव ने कहा यहीं रखो ना, तुम बार बार दिल्ली क्या करते हो, यहाँ करो एक बार। पर अब जठारी खाऊं बाजरी, वठारी उठाऊं हाजरी, बाजरी दिल्ली की खाता हूँ। चला गया दिल्ली का आग्रह करके, कोरोना आ गया, दिल्ली में हुआ ही नहीं, आखिर यहीं हुआ। मेरा माननीय राज्यपाल जी के साथ अपॉइंटमेंट था, ये शंकर जी साथ बैठे हुए हैं, 28 तारीख का मुझे टाइम दिया हुआ था। मैं गुरुदेव से मिलने आया 27 तारीख को, तो बोले लोकेश जी बढ़िया मौसम है, 2 दिन यहीं रहो ना। मैंने कहा गुरुदेव मुझे जाना है, शाम को प्रोग्राम है बेंगलोर में, कल माननीय से मुलाकात है, शाम को फ्लाइट से मुझे दिल्ली जाना है। रास्ते में पहुंचा, आधे रास्ते माननीय राज्यपाल जी के वहाँ से फ़ोन आया कि मैं जहाँ गया हुआ हूँ 2 दिन का टाइम ज़्यादा लग रहा है, कल नहीं मिलेंगे और हमारी अब ये मुलाकात जो है 29-30 तारीख को होगी। मैं लौट के वापस आया और फिर 2 दिन यहीं पर रहा। आज अब कहा है कि लोकेश जी शतायु हो, मैं स्वीकार करता हूं, मैं शतायु होना चाहता हूं गुरुदेव। आपने ये भी कहा कि कोरोना है इसलिए छोटे से रूप में मनाया, बस मेरा इतना ही है, मेरा शताब्दी महोत्सव, मैं आर्ट ऑफ लिविंग के सिल्वर जुबली महोत्सव में आया था। आपने बंबई के बाहर, मैं यहाँ बेंगलोर के बाहर मैदान में 10 लोगों की उपस्थिति में किया था। मैं चाहता हूँ मेरे शताब्दी महोत्सव में आपके सानिध्य में इसी तरह से वहाँ कार्यक्रम हो और मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आचार्य लोकेश मुनि जी की षष्ठी पूर्ति एवं अहिंसा विश्व भारती संस्था के 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित वैश्विक चुनौतियां एवं हमारा दायित्व, ये राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में अतिथि के रूप में विराजमान आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक परम आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी, अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आदरणीय आचार्य लोकेश मुनि जी, विश्व शांति केंद्र के चेयरमैन आदरणीय श्री अभय कुमार श्री श्रीमाल जी, JITO जोनल चेयरमैन श्री नरेंद्र सिंह जी सामर साहब, आयोजन समिति के संयोजक श्री राजेंद्र गांधी जी, स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण जी, अहिंसा विश्व भारती संस्था अमेरिका के चेयरमैन श्री अनिल मोगा जी, मोटिवेशनल वक्ता श्री साजन शाह जी, उपस्थित बंधुओं बहनों, अन्य सभी महानुभावों, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। आज मेरे लिए बहुत महत्व का दिन है, प्रसन्नता का दिन है कि अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी के यशस्वी जीवन के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं उनके इस षष्ठी पूर्ति वर्ष के उपलक्ष्य में उनको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि परम आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया है, वो दीर्घायु हो, सुखी रहे और इसी प्रकार के सत्कार्य निरंतर कर्तव्यनिष्ठा और सक्रियता से करते रहें। वैश्विक चुनौतियां और हमारा दायित्व, इस विषय पर सम्मेलन में बोलने के लिए भी कहा गया है। अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी 22 वर्ष की युवावस्था में ही जैन मुनि बन गए। इसके बाद देश भर में लगभग 20,000 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा करके
नैतिक, चारित्रिक व मानवीय मूल्यों के लिए चेतना जागृत करने का काम करते रहे। देशवासियों को कन्या भ्रूण हत्या, नशाखोरी, पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं के प्रति जागरूक करते हुए उसके समाधान के लिए प्रयास की प्रेरणा देते रहे। विश्व में अहिंसा, शांति, सद्भावना की स्थापना के लिए उन्होंने अहिंसा विश्व भारती संस्था की स्थापना की। समाज में एकता, समन्वय, सौहार्द को विशिष्ट प्रयास किए गए। इसके लिए भारत सरकार ने उन्हें 2010 में राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर वर्ल्ड पीस एम्बेसडर की पदवी से भी नवाजा गया। वे पिछले 38 वर्षों से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। मैं आज इस संस्था में आया हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं श्री श्री रविशंकर जी के प्रवचन, उद्बोधन समय समय पर भिन्न भिन्न माध्यमों से सुनता रहा, पर मेरा सौभाग्य कि प्रत्यक्ष दर्शन आज ही करने का मौका मिला है। श्री श्री रविशंकर जी दुनिया भर में बतौर शांति राजदूत के रूप में जाने जाते हैं और ये आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के माध्यम से अहिंसा और मानवता का ज्ञान देते हुए सुदर्शन क्रिया के रूप में श्री श्री रविशंकर जी ने विश्व को एक अमूल्य उपहार दिया है। साधना, सेवा और सत्संग, इस मंत्र के द्वारा श्री श्री रविशंकर जी ने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त की है। लोगों के जीवन को शांतिमय और सुखद मानवीय बनाने का आपका अभियान निरंतर जारी है। आपके अनेकों सराहनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार एवं सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है। बेंगलोर स्थित संस्थान द्वारा भी इन विषयों को लेकर के प्रशंसनीय कार्य किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से इस संस्था के माध्यम से देश और दुनिया में हम विश्व शांति की ओर अग्रसर होंगे। आज का यह राष्ट्रीय सम्मेलन कई मायनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देश और दुनिया के सामने कई वैश्विक चुनौतियां हैं जिन पर हमें विचार करके हमारी भागीदारिता सुनिश्चित करके उस पर चलने का प्रयास करने की आवश्यकता है। मौजूदा समय में अनेक वैश्विक चुनौतियों में से 3 बड़ी वैश्विक चुनौतियां हैं जिसका उल्लेख आचार्य लोकेश जी ने भी किया है। मैं भी संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ये एक बड़ी समस्या है। हिंसा और आतंकवाद, ये भी एक बड़ी समस्या है। अभाव और असमानता, ये भी एक बड़ी समस्या है। और वर्तमान में कोरोना भी एक महामारी है जो विश्व में चुनौती के रूप में है। उसके बारे में सरकारें और सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं उसकी जानकारी हमको है। ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए जनता का जागरूक होना जरूरी है। संयम आधारित मानवीय जीवन शैली इसमें बड़ा योगदान दे सकती है। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी चुनौती है। वायुमंडल में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो कार्बन आदि गैसों के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी, जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। वैश्विक तापमान में
वृद्धि से तूफान, बाढ़, जंगलों में आग, सूखा और लू के खतरे की आशंका बढ़ जाती है। कुछ जीव जंतुओं की प्रजाति धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। एक गर्म जलवायु में वायुमंडल अधिक पानी एकत्र कर सकता है और बारिश कर सकता है, जिससे वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है और बेमौसम बरसात भी हो रही है। कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, कहीं सूखा भी पड़ रहा है। विश्व मौसम विकास संगठन के अनुसार पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। तापमान में वृद्धि के कारण ध्रुव पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है। इसका प्रभाव हम समुद्र तल में दिनों दिन हो रही बढ़ोतरी के रूप में देख रहे हैं। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए मुख्य रूप से CFC गैसों के उत्सर्जन को रोकना होगा। ऐसी मशीनों का उपयोग करना होगा जिनसे CFC गैसें कम निकलती है। वृक्षारोपण करना होगा, पेड़ों को काटने से बचाना होगा, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाली हानिकारक गैस के लिए उचित निस्तारण की व्यवस्था की आवश्यकता करनी होगी। जल और वायु प्रदूषण को रोकने, कम करने के उपाय अपनाने की आवश्यकता है। टेक्निकल डेवलपमेंट की मदद से ग्लोबल वार्मिंग में कमी का प्रयास किया जा सकता है। हिंसा उतनी ही पुरानी है, दूसरी बड़ी चुनौती, जितना कि मानव इतिहास है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंसा को मानवीय घटना के रूप में माना जाता है। दर्शन शास्त्री कोश ने एक परिभाषा में कहा है, हिंसा व्यक्ति का नाजायज और गैर कानूनी प्रयोग है। यद्यपि समाज में हिंसा अनादिकाल से विद्यमान रही है, फिर भी हाल ही के वर्षों में आतंकवाद की समस्या के उभरने से यह एक ज्वलंत चुनौती बन गया है। आतंकवाद और हिंसा विघटनकारी सामाजिक घटना है। भिन्न भिन्न प्रकार के समाजों में हिंसा और आतंकवाद के विशेष रूप देखे जा सकते हैं। हिंसा और आतंकवाद की रोकथाम के लिए भी मानवीय चेतना को जगाना जरूरी है। हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हिंसा प्रति हिंसा को जन्म देती है। वार्ता एवं संवाद के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक अपने विचार, व्यवहार और भावनाओं की तरह दूसरों के विचार और भावनाओं का भी आदर करे। इस प्रकार का कृत्य हमें करने की आवश्यकता है। वैचारिक प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण से भी अधिक खतरनाक है। हमें हमारे विचार को शुद्ध बनाने की आवश्यकता है। आतंकवाद को दूर करने के लिए अच्छी शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। अनुकूल शिक्षा मिलने पर इंसान की सोच बदलेगी, उसकी सोचने समझने की शक्ति में बदलाव आएगा और वो सही दिशा में ही सोचने लगेगा। आतंकवाद से निपटने के लिए देश और दुनिया को मिलकर काम करना होगा और इसी कारण से दुनिया में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तीसरी बड़ी चुनौती गरीबी, अभाव, असमानता और भूखमरी है। गरीबी केवल एक इंसान की समस्या नहीं है, बल्कि ये वैश्विक समस्या है। अर्थव्यवस्था, समाज और देश के चिरस्थायी और समावेशी वृद्धि के लिए गरीबी का उन्मूलन बहुत जरूरी है। असमानता को मिटाने के लिए हमारे देश के अनेकों महापुरुषों, ऋषि मुनियों ने हमको अनेक उपाय सुझाए हैं। इन उपायों में भगवान महावीर स्वामी के विचार बहुत प्रासंगिक है। भगवान महावीर ने अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत के सिद्धांतों पर जोर देते हुए इनको अंगीकार करके
इस पर चलने की प्रेरणा दी है। हमारी भारतीय संस्कृति सदैव विश्व बंधुत्व, विश्व शांति और विश्व कल्याण की दिशा दर्शाती है। मैं इस अवसर पर इसको इस प्रकार से प्रकट करना चाहूंगा, वसुदेव कुटुंबकम, ये सारा ब्रह्मांड एक परिवार है और हम इस परिवार के सदस्य हैं। हमको परिवार के सदस्य के रूप में दूसरे परिवार के सदस्य के प्रति क्या कर्तव्य है, इसका बोध करके उस पर अमल करने की आवश्यकता है। दूसरी बात हमारे यहाँ हमेशा कही जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, और इसके लिए हमको अपने आचरण को उतार कर उसके अनुसार काम करने की आवश्यकता है। समय की मर्यादा है, इसलिए ज्यादा विस्तार से विश्लेषण करना उचित नहीं है। जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को जीने में मदद भी करो, जीने का उसको अवसर भी दो। अहिंसा परमो धर्म, ये अहिंसा परम धर्म है। हमको इसको अपना करके अपना जीवन सार्थक करने की आवश्यकता है। विश्व में समता और समृद्धता लाने की आवश्यकता है और इस दिशा में जो जो उपाय हो सकते हैं वो हमको करना चाहिए। इस सोच को लेकर देश और दुनिया में ऋषि मुनि, विद्वज्जन, सेवाभावी व्यक्तित्व एवं संगठन कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उपरोक्त सिद्धांतों पर चलकर हम विश्व शांति स्थापित करने और विश्व कल्याण की दिशा में सहायक सिद्ध होंगे। कोरोना वायरस के बारे में आप और हम सब जानते हैं, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं हूँ। और कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका अनुपालन करने की हमको आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। मुझे विश्वास है कि ये वैश्विक चुनौतियां और हमारी जिम्मेदारी सम्मेलन विश्व के 150 से अधिक देशों में डायरेक्ट लाइव के रूप में प्रसारित किया जा रहा है। निश्चित रूप से इससे प्रेरणा लेकर के जिस उद्देश्य से ये सम्मेलन आयोजित किया है उस उद्देश्य की ओर हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अंत में मैं मंचस्थ सभी महानुभावों का, अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। समय की सीमा की